हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और पिछले वीडियो में मैंने रिवीजन करवा दिया था। तो गाइस, रिवीजन के बाद अब आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट ऑफ अ सेल क्या होता है। अगर आपको एक सेल नहीं, क्योंकि सेल दो पार्ट से मिलकर बना होता है, रिडक्शन चेम्बर एंड ऑक्सीडेशन चेम्बर, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के आपको सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, आपके सामने बोर्ड पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रखे हैं। एंड बच्चों, हम लोग सब ये जानते हैं कि IUPAC ने बोल रखा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से भी बोल सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखना, दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी नेम्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। एंड क्योंकि यहां पर ई नॉट लिख रखा है मैंने, दैट मीन्स यहां पर मैंने कौन सी वैल्यू लिख रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू लिख रखी है। तो ये सारी जो वैल्यूज आई है, ये कैसे आई है, ये इस इलेक्ट्रोड को SHE के साथ लगाया गया। मतलब क्या करा, एक चेंबर लिया, यहां पर SHE रखा, इस SHE को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस चेंबर के साथ जिसमें लिथियम नाम का इलेक्ट्रोड होगा और कोई लिथियम का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो E नॉट की वैल्यू, SHE का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आया वो कितना आया, -3.05। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हर एक सब्सटेंस का, हर एक मेटल का, हर एक गैस का, हर एक कंपाउंड का हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है। नाउ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है, इट इज द अरेंजमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और वी कैन से, ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होगा, इलेक्ट्रोड्स। भाई हर किसी को इलेक्ट्रोड बनाया था, तो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स को या मेटल्स को या एलिमेंट्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को आप लोगों ने क्या करा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में अरेंज किया। तो जो आपके पास में सीरीज बन के आई, जो सीरीज उभर के आई, उस सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। इन सब की ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू आई है, या ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यूज आई है, ये सारी वैल्यूज किसके कंपैरिजन में आई हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के कंपैरिजन में आई। आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का पोटेंशियल 0 लिख रखा है। मतलब कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल इससे कम होगा नेगेटिव में, और कुछ का इससे ज्यादा होगा पॉजिटिव में, लेकिन इसका हमेशा कैसा रहेगा, 0। तो दिस इज SHE। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है जब आप एलिमेंट्स को, मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हो, यानी लेस नेगेटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ जाते हो, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है। आपके NCERT में टेबल उल्टा बना हुआ है, मोर पॉजिटिव से लेस, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। लेकिन बेटा हम लोगों को ध्यान रखना है, हमेशा हम लोगों को हायर एंड की तरफ जाना है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। भले ही आपकी स्टडीज हो, भले ही आपके मार्क्स हो, भले ही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है।
एक बात देखो, अगर हम बात करें लिथियम की, व्हाट इज लिथियम? लिथियम एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एक अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल की क्या खासियत होती है? अल्कली मेटल्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। भले ही वो लिथियम हो, भले ही वो पोटेशियम हो, भले ही वो सोडियम हो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। सवाल मन में आता है, वाई दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, ये लोग स्टेबल हो जाएंगे। कैसे? अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब करके थोड़ी जगह यूज करना चाहूंगा। नाउ कैसे, इस बात को समझेंगे, बड़े ध्यान से गौर से सुनेंगे। सोडियम, चलो लिथियम की बात करता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 और अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा, लिथियम इस बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से तो रहा, क्योंकि सेकेंड शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसको होना है स्टेबल, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लाने की जगह अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो जैसे इसका ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये शेल गायब हो गया। अब इसके पास में क्या बचा, सिर्फ अंदर वाला शेल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बिल्कुल हीलियम की तरह दिखाई देने लगेगा, क्योंकि हीलियम के पास भी 1 शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लिथियम पॉजिटिव इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक हीलियम। तो हो गया ना नोबल गैस जैसा। तो बेटा जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होते हैं यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, और अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं यानी ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यहां पर आप अल्कली अर्थ मेटल्स को भी देख लीजिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी 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 गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अब आप खुद सोचो, यह रिएक्शन कैसी लिखी हुई है? यहां पर रिएक्शन लिखी हुई है, लिथियम पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम डाई पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव एंड एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब आप लोग क्या बोल रहे हो कि ये जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना चुके हैं, ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो ये फिर से अपने मेटेलिक फॉर्म में आ जाएंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब यहां पर लिथियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां पर लिथियम के पास में फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होगा, नोबल गैस जैसा होगा, मतलब स्टेबल होगा। लेकिन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के बाद ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? पोटेशियम अभी यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आप इसे देकर आप इसमें 19 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन्स ला रहे हो। अभी ये नोबल गैस जैसा नहीं रहा। तो जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद नोबल गैस जैसा हो जाता है, आई रिपीट, नोबल गैस जैसा हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो यहां वाले केस में, इन एलिमेंट्स के केस में, आप ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी नोबल गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो अनस्टेबल हो जाए। बोलो क्या ये चीज पॉसिबल है? आपकी अच्छी खासी स्टेबल जॉब है, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, और कोई बोलेगा ये जॉब छोड़ दे और आजा यूट्यूब पर फुल टाइम यूट्यूबिंग कर, तो आप बोलोगे भैया मैं पागल हूं क्या, 5 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ के यूट्यूब पे थोड़ी पढ़ाऊंगा, और बुरी कंडीशन तुमको टिकटॉकिया बना दिया। पागल हो क्या? 6 लाख की जॉब छोड़कर टिकटॉक पे मुजरा करेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, आप खुद जानते हो कि एक मोर स्टेबल जॉब के मुकाबले लेस स्टेबल जॉब पे जाना बेवकूफी है। सिमिलरली ये एलिमेंट्स भी बोलेंगे भाई हम ऑलरेडी मोर स्टेबल है, हम लेस स्टेबल की तरफ क्यों जाएं? समझ रहे बात को? मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ क्यों जाएं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके?
और ये रेजिस्टेंस शो करेंगे, ये मना करेंगे, ये नहीं होने देंगे ऐसा, और इसीलिए आप लोगों को इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली नेगेटिव दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट जितने भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स दिखाई देंगे आप लोगों को, इन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2 से भी ज्यादा होगा, -2 से भी आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, दे आर हैविंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर देन -2। इसका मतलब क्या है? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? नाउ इफ दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, तो भाई दो तरीके के कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो, दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रॉन डोनेट करो। इनने साफ मना कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन से ये चीज क्लियर है। काफी सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं, सर हमारा दिमाग खराब हो गया सोच सोच के कि आप कहते हो कि लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन रिएक्शन में तो आप एक्सेप्ट करता हुआ दिखा रहे हो। तो मैं एक्सेप्ट करता हुआ नहीं दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को लिथियम की लड़ाई बता रहा हूं। लिथियम इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो गया, आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने में आपको कितना परेशान करेगा, ये वैल्यू उस बात का प्रूफ है। जितनी नेगेटिव वैल्यू, उतनी ज्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने में। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, तो फिर क्या चाहेगा? नेचुरल सी बात है, डोनेट करना। क्या करना चाहेगा? डोनेट करना। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं उनका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स यहां पर जैसे जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन उतना मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से डोनेट करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में मुश्किल है, डोनेट करने में आसानी होगी। दो ही तो चीजें हैं दुनिया में, या तो एक्सेप्ट करो इलेक्ट्रॉन या डोनेट करो। एक्सेप्ट करने में तुमको रुला रहा है, तो डोनेट करने में खुशी होगी। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, जीरो से अगर आप लेस नेगेटिव की तरफ बढ़े तो ध्यान रखना यहां पर ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस। अच्छा एक बात बताओ, जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? डोनेट। दुनिया में दो ही चीजें हैं, डोनेशन और एक्सेप्शन। अगर मैंने डोनेट करा तो कोई एक्सेप्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हम लोग सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका हो जाता है रिडक्शन। तो मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो इसका डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन इन लोगों को देकर रिड्यूस कर देते हैं, तो ये कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ये लोग। तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो इन लोगों ने जब इनसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कौन से एजेंट्स हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस मतलब इनकी रिड्यूसिंग पावर, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस मतलब जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया करेगा, वो उतनी आसानी से सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान लो मेरे पास में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे, तो मेरे को कोई मुश्किल होगी क्या किसी को डोनेशन देने में? मैं ऐसे डोनेशन दे दूंगा।
क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। सिमिलरली ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली छोड़ देता है, तो जब ये बहुत इजीली छोड़ देगा तो कोई दूसरा उसको बहुत इजीली ले लेगा, जब वो बहुत इजीली ले लेगा तो वो बहुत आराम से रिड्यूस हो गया। तो भाई जो खुद को जितने अच्छे से ऑक्सीडाइज कर लेगा मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसीलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ती है। तो दो बातें बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आपकी वैल्यू 0 से मोर नेगेटिव की तरफ बढ़ेगी तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेंगे, और ये नेगेटिव वैल्यू इस बात का प्रूफ है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में, तो देयरफॉर उतनी ज्यादा आसानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने में। तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया करेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे को रिड्यूस करना, तो उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब उसकी उतनी अच्छी रिड्यूसिंग पावर होगी। एज सिंपल एज दैट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देन आप देखें एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम क्रोमियम, उससे कम आयरन और उससे कम निकेल, दीज ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम लोग सब जानते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले मेटल यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुकाबले ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी लेस नेगेटिव होती है। देयरफॉर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट्स तो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिड्यूस तो होते हैं, लेकिन इनके जितना नहीं। तो हम इन्हें बोलेंगे ये जो आपके एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेकर मैग्नीशियम तक, these are very strong reducing agents, and एल्यूमिनियम से लेकर ये वाले all these are moderate reducing agent, मतलब रिड्यूस करेंगे लेकिन एक लिमिट में। क्या ये बात बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? देख लो प्लीज, पक्की बात। आगे चलें, श्योर है हम लोग इस बात से? तो अब आप लोग क्या याद रखेंगे, अगर दो एलिमेंट्स रखे हैं और उन दोनों में आपको पता लगाना है कि मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है या कौन ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपको देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपके पास में आयरन है और आपके पास में लिथियम है, और आपसे पूछा जाए विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है या कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे? आप लिथियम जवाब दोगे। क्यों? क्योंकि आयरन के मुकाबले लिथियम इज हैविंग मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो अब क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये सेल के अंदर एनोड पर लगेगा, और ये लेस नेगेटिव होने की वजह से मजबूरी में इसको क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। रिडक्शन होने की वजह से ये कहां लगेगा? कैथोड पर। इसी तरीके से आप लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। घबराना मत कि सर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अभी तो आप बोल रहे थे कि सर जो नेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये बात समझो अगर दो नेगेटिव है तो फिर देखना है कि ज्यादा नेगेटिव कौन है। जो ज्यादा नेगेटिव होगा उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके मुकाबले जो कम नेगेटिव होगा रेडॉक्स रिएक्शन में अगर एक ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरे को मजबूरी में रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको ना चाहते हुए भी रिडक्शन करना पड़ेगा। इस बात को समझेंगे, इस बात को नोट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं 0 होती है। देन आप देखिए कॉपर डाई पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाया, कॉपर पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनाया। यहां पर आप 2 केस देखेंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव एंड कॉपर। देखो बच्चों यहां पर कॉपर डाई पॉजिटिव के मुकाबले कॉपर पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना उसको आसान पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। दैट मीन्स अब आप
जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो इन लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना आसान हो रहा है। इनके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, लेकिन इनके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान है। आप खुद सोचो, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे उसको ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि जाओ 2 लोग ऐसे ढूंढ के लाओ जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा कि यार ये कौन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम में से बेस्ट फ्रेंड कौन है। आपको 2 लोग इकट्ठे करने। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही पता लगाना हो, सिर्फ एक ही दोस्त ढूंढना हो, तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार इसने मेरी ओवरऑल सबसे अच्छी मदद करी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सिमिलरली अगर आपको कोई 2 इलेक्ट्रॉन लाने हो ढूंढ के तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लाना है तो आसान है। तो कॉपर को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने सॉलिड फॉर्म में आना आसान पड़ेगा, इसलिए उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है। समझ गए बात को? तो जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसे जैसे फ्लोरीन की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना आसान होता जाएगा। समझ गए? पक्का? अब अगर कोई इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। मतलब वो कौन सा एजेंट बन जाता है? ऑक्सीडेशन। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे आप यहां से यहां की ओर बढ़ रहे हो, मतलब आप 0 से मोर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, आप लोग देखोगे कि इनकी रिडक्शन इंक्रीजेस, यानी इनका रिडक्शन बढ़ने लगता है। देयरफॉर इनकी ऑक्सीडाइजिंग, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेने की पावर बढ़ जाती है। तो एज यू गो डाउन, आयरन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe डाई पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव के मुकाबले Fe डाई पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। समझना बात को, आप इस बात को भी समझो। देखो आयरन क्यों 1 इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट कर रहा है? सर यहां तो आप बोल रहे हो कि आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन देना मतलब हमारे लिए सिर दर्द है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है। लेकिन फिर आप कहते हो कि आयरन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Fe डाई पॉजिटिव बनाना आसान है। तो प्यारे बच्चों, आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन पर जब +2 चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होती है। आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा अच्छी होती है। इस वजह से अब आयरन सोचेगा कि मैं +3 फॉर्म में हूं या +2 फॉर्म में आऊं, तो आयरन बोलेगा यार +3 फॉर्म में अपन अनस्टेबल हैं, +2 फॉर्म में होते तो मजा आता। और यह बात यहां पर प्रूव भी हो रही है कि अगर आयरन +2 फॉर्म में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने से बिल्कुल मना कर देगा, आपको रुला देगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आयरन डाई पॉजिटिव आयन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। लेकिन Fe3 पॉजिटिव अभी अनस्टेबल है, तो वो सोचेगा कि मैं स्टेबल होने के लिए क्या करूं। तो उसके मन में आइडिया आएगा कि एक काम करो, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डाई पॉजिटिव फॉर्म में चले जाओ, ये बहुत स्टेबल है, ये इतना स्टेबल है कि ये अपने खुद के मेटेलिक फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल है। तो आयरन बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन आन दो। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा वो फटाक से डाई पॉजिटिव बना लेगा। फटाक से बना लिया, फटाक से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब फटाक से रिड्यूस हो गया। और फटाक से रिड्यूस हो गया इसलिए आपको ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल मिला। आई बात समझ में? हम लोग सब जानते हैं नोबल गैसेस, सॉरी हेलोजन्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो ब्रोमीन बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Br नेगेटिव बना लेगा। आप देख सकते हैं उसकी पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो गई। क्रोमियम यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cr3 पॉजिटिव बना लेगा, यानी अपने +6 फॉर्म से +3 फॉर्म में चला जाएगा। यहां पर भी आयरन जैसी सिचुएशन है। क्रोमियम +6 फॉर्म में अच्छा फील नहीं करता, +3 फॉर्म में बहुत अच्छा फील करता है। तो क्रोमियम क्या कोशिश करेगा? आप यहां पर देखो, यहां पर क्रोमियम 3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्रोमियम मेटल बनाने से साफ मना कर दिया।
माइनस पोटेंशियल दे दिया, नहीं एक्सेप्ट करूंगा, उल्टा 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना मेरे को पसंद आएगा। लेकिन यहां पर आप देखो कि क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर 2 क्रोमियम है, यानी एक क्रोमियम 3 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव से क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 6 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल देन +3, तो क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्रोमियम बोलेगा आन दो इलेक्ट्रॉन्स, मैं तो फटाफट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भैया स्टेबल फॉर्म में जाकर बैठ जाऊं, चिंता खत्म। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, मतलब रिडक्शन हो गया। आप देखो रिडक्शन पावर बढ़ रही है नीचे आते आते देखो, और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले रहा होगा। देन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कोबाल्ट में भी सेम केस होगा, +3 के मुकाबले +2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन फटाक से चाहिए और इतनी जल्दी ले लेता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट हो जाता है। एंड देन लास्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस फ्लोरीन, दुनिया में सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट नेगेटिव होता है और फ्लोरीन का मोस्ट पॉजिटिव होता है। ये 2 बात ध्यान रखना, मतलब फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगी। एंड लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है क्योंकि ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है बोर्ड पर, आई नो, लेकिन आप वीडियो को देखने के साथ साथ मेरी बात को भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर बड़े आराम से ये पता लगा सकते हो कि किसका रिडक्शन करना है, किसका ऑक्सीडेशन करना है, किस तरीके से एक सेल का फॉर्मेशन करना है। कभी मान लो एक सेल दे दिया कि उसमें कॉपर भी है और फ्लोरीन भी है, अब कौन इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और कौन एनोड होगा? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, फ्लोरीन बड़े आराम से रिड्यूस होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, तो फ्लोरीन लगेगा कैथोड पर और कॉपर बन जाएगा एनोड। कॉपर नहीं चाहता एनोड बनना, कॉपर नहीं चाहता ऑक्सीडेशन करना, लेकिन इसके सामने इसके दादाजी खड़े हुए हैं और इसको फिर मजबूरी में, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये तो बोलेगा अपन तो रिडक्शन करेंगे भाई, तो ये बोलेगा अब क्या करूं, मेरी मजबूरी, ऑक्सीडेशन करूंगा, करना तो नहीं चाहता पर करूंगा। लेकिन अगर कॉपर के सामने जिंक आ गया, कॉपर के सामने जिंक आ गया, तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कॉपर का पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये रिडक्शन करेगा एंड जिंक का नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? पक्की बात, श्योर? इतना देख लिया, प्लीज अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ 1-2 बातें मैं और लिखवाना चाहूंगा, मैं यहां पर 1-2 बातें आपको और लिखवाना चाहूंगा, मैं यहां लिख देता हूं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है, वो उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब आप यहां पर देखिए, कोबाल्ट के मुकाबले लिथियम, पोटेशियम, ये जितने भी मेटल हैं, ये सारे मेटल सब ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले, कोबाल्ट के मुकाबले इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। समझ में आ रही बात आपको? तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। मेटल की रिएक्टिविटी मतलब क्या? वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब वो उतना आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद का क्या कर लेगा वो? ऑक्सीडाइजेशन। और अगर वो खुद को ऑक्सीडाइजेशन कर लेता है, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है वो, तो वो डेफिनेटली कहां लगाया जाएगा? एनोड पर। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आप लोगों को हर एलिमेंट के लिए सवाल जवाब करते आने चाहिए। जरा इतना नोट कर लो, इसको रब करके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता हूं, आप लोगों को मजा आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आई कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। हैव अ लुक। हो गया? चलो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर एक क्वेश्चन आ जाता है
ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे भी गए हैं मैंने, इनफैक्ट 1 मार्क वगैरह क्वेश्चन के अंदर आजकल जो ऑब्जेक्टिव वगैरह आ रहे हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखे गए हैं। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आई थिंक इनटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो 3.2। ये बोल रहा है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। बस इतना सा सवाल है। तो बेटा जैसे भी आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखाई, आप लोगों को मैंने जो 19 एलिमेंट्स बताए, आप लोगों को अगर उनकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं याद है तो आपको कम से कम कंपैरिजन तो याद होना चाहिए। तो जैसा मैं जानता हूं कि जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे E0 ऑफ जिंक एंड Zn डाई पॉजिटिव। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं जानता हूं जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट्स होता है एंड कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कैसे लिखूंगा? Cu डाई पॉजिटिव स्लैश Cu। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट्स होता है। नाउ इसको ऐसा और इसको ऐसा क्यों लिखा? समझो बात को। नेगेटिव पोटेंशियल होने का मतलब है इट विल इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जिंक अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयोनिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। भाई यहां पर आपको E0 को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको यहां पर E0 को देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका E0 ज्यादा नेगेटिव है। हो सकता है दोनों पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होती, तो किसकी कम पॉजिटिव है, किसकी वैल्यू कम पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिसकी ज्यादा पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट करेगा। दोनों नेगेटिव हो सकती थी, तो देखना है किसकी ज्यादा नेगेटिव है। जिसकी ज्यादा नेगेटिव होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ गए बात को? तो यहां पर ये दोनों चीज आपके सामने क्लियर हो गई। नाउ ये बात पक्की हो गई कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पक्का है और कॉपर का रिडक्शन पक्का है। अब ये बोल रहा है कि आपके पास में जिंक का पॉट है, जिंक के पॉट में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया, तो क्या रिएक्शन होगी? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने की वजह से जिंक अपनी आदत से मजबूर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चालू कर देगा। तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn डाई पॉजिटिव बना लेगा और इसके द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स ये कॉपर एक्सेप्ट करके Cu बना लेगा, क्योंकि अभी यहां पर Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म में है और Zn डाई पॉजिटिव SO4 के साथ जुड़कर ZnSO4 बना देगा। तो भैया तुम्हारा जिंक का जो पॉट है उसका मेटल टूट टूट के लिक्विड में जाना चालू हो जाएगा। तो जिंक का पॉट पतला नहीं होता जाएगा। आप सोचो, आपने एक पॉट बनाया, एक आपने अच्छा खासा मोटा पॉट बनाया इस तरीके का और आपने उसके अंदर सॉल्यूशन रख दिया। अब तुम्हारा मेटल इसमें आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर ZnSO4 बनाने लगा, तो इसकी वॉल्स पतली नहीं होने लगेगी, इसकी वॉल्स पतली होने लगेगी और अल्टीमेटली ये फूट जाएगा और फूटने की वजह से सारा CuSO4 का सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, आप जिंक पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने की वजह से जिंक का सॉलिड फॉर्म कम होने लगेगा और जिंक का एक्वस फॉर्म बढ़ने लगेगा, इसलिए जिंक पॉट कुछ देर बाद फूट जाएगा। दूसरा जवाब आप ये बोल सकते हो, मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया था कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेटा रिएक्टिव होने का मतलब है बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है,
वो इस सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ये भी हो सकता है दैट मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना लेगा और इस लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर फेंक देगा सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें भी इसी का नुकसान है, ये पॉट का साइज छोटा होने लगेगा। जिस प्रकार एनोड पर लगे मेटल का साइज, हमेशा ध्यान रखना, वो इलेक्ट्रोड पतला होने लगेगा क्योंकि उसका मेटल आयोनाइज हो रहा है, और कैथोड पे लगा हुआ मेटल का साइज बड़ा होने लगेगा क्योंकि उस पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो ये टूटने लगेगा और अल्टीमेटली फूट जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, आप जिंक पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? अगर मान लो इसके अलावा क्वेश्चन उल्टा होता, अगर मान लो इसकी जगह क्वेश्चन उल्टा होता, अब क्वेश्चन ये होता कि क्या आप ZnSO4 को स्टोर कर सकते हो कॉपर पॉट के अंदर? तो इसका जवाब क्या होता? तो अब आप बोलते हैं सर कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन यहां पर जिंक ऑलरेडी अपने आयोनिक फॉर्म में है। इस गरीब के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए नहीं है, तो ये चुपचाप बैठेगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कॉपर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, अब थोड़ी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल फॉर्म में है, तो ये भी कुछ नहीं करेगा। दूसरा जवाब, जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होने की वजह से मोर रिएक्टिव है, एंड कॉपर पॉजिटिव होने की वजह से लेस रिएक्टिव है। और हमेशा क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेस रिएक्टिव मेटल को। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो क्या कॉपर में दम है जिंक को डिस्प्लेस करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर क्या होगी? नो रिएक्शन, मतलब कुछ भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा। तो यस, आप कॉपर पॉट के अंदर जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकते हो। तो बच्चों, इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना है, सीरीज पढ़नी है और इस तरीके के क्वेश्चन पर फोकस करना है। कमेंट में लिखकर बताओ और कुछ समस्या तो नहीं है, होगी तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें नर्न्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय बाय गाइस।